नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये चौथी वीडियो होने जा रही है। अगर आप हिंदी के अलावा सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहां पर पहले विकल्प की बात करें, देखिए दिया गया है रंगीन चित्र। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि रंगीन चित्र देख करके बच्चे आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव था, लेकिन मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। इसके बाद से तीसरे विकल्प की बात करें, देखिए दिया गया है संक्षिप्तता। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए आप बाल साहित्य 6, 7, 8, 10 पेज का नहीं कर सकते। छोटी छोटी कहानियां आप बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे कविता बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 से 2 पेज में, ताकि बच्चे उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाए। जब ज़्यादा लंबा आप कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे उसमें उबने लगते हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान में रख करके संक्षिप्तता यानी छोटे छोटे कविता और कहानी होने चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही थी, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। चौथा विकल्प देखिए, दिया गया है केवल चित्रात्मकता। यहां पर यह कहा जा रहा है कि केवल चित्र पर फोकस करने की बात की जा रही है। तो जहां पर भी केवल वर्ड आ गया, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि ये वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, आपका उत्तर ये कभी होगा ही नहीं। तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सार्थक पुनरावृत्ति। अब यहां पर जो पहला और तीसरा विकल्प में मैंने स्टार लगाया था, ये दोनों सार्थक शब्द के अंतर्गत आ गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों के लिए सार्थक क्या होगा? बच्चों के लिए सार्थक ये होगा कि रंगीन चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे रंगीन चित्र में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। और जब बच्चे किसी भी कार्य में रुचि लेंगे तो उनका इंटरनल मोटिवेशन होगा पढ़ने के लिए, और इसके वजह से उनका जो अधिगम है वो एक तरीके से सार्थक किया जा सकता है। तो रंगीन जो चित्र था वो सार्थक में पहले से इंक्लूडेड है, यानी कि पहला विकल्प दूसरे में इंक्लूडेड हो गया। इसके बाद से तीसरा बात करें, संक्षिप्तता। तो बच्चों के लिए सार्थक यही है कि कहानी छोटे होने चाहिए। तो सार्थक शब्द में संक्षिप्तता भी पहले से इंक्लूडेड है, यानी कि तीसरा विकल्प जो है वो दूसरे विकल्प में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से अब पहला और तीसरा जो विकल्प था वो कम एप्रोप्रिएट हो गया, और चूंकि ये संकुचित था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सार्थक पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कहने का मतलब यहां पर बार बार दोहराने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कक्षा में जो बच्चे को बताया जाता है, कहानी या फिर कविता या फिर जो कुछ भी सिखाई जाती है, उसको फिर से रिकॉल करने के संदर्भ में है। मतलब कि फिर से बच्चे उस चीज़ को देख लें, समझ लें, मतलब कि फिर से रिकॉल कर लें, जो चीज़ें सीखे हैं उसको फिर से एक बार याद कर लें, उस सेंस में यहाँ पर आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 सार्थक पुनरावृत्ति बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाल साहित्य का चयन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु सार्थक पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा एक डैश है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध कहने का मतलब कि ग्रामर के रूल के अंतर्गत भाषा पढ़ाई जाती है। जैसे कि प्रत्येक भाषा में एक लिपि होगी और प्रत्येक भाषा की अपनी ग्रामर होती है। मतलब कि उसमें कर्ता होगा, कर्म होगा, उसके साथ साथ क्रिया होगी। ये सब क्या है? ये नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना किसका उदाहरण है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है बच्चों को सर्वज्ञ बनाना। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानने वाला हो। तो क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति विशेष सब कुछ जान जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, तो इनको सर्वज्ञ नहीं बनाया जा सकता। सब कुछ इनको दिमाग में ठूसा नहीं जा सकता। ये निगेटिव था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। ये निगेटिव था। ठीक है, दूसरा देखिए, अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का बात हो रही है। प्राइमरी स्तर के बच्चों की, इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इनको किसी भी तरीके से हम लोग को अधिगम कराना है, सिखाना है। अभी प्राइमरी स्तर पर व्यवसाय की बात नहीं होती है। ये निगेटिव सेंस देता है, क्योंकि कक्षा 5 तक प्राइमरी स्तर माना जाता है। कक्षा 5 की पढ़ाई करने के बाद से कौन सा व्यवसाय से बच्चे जुड़ जाते हैं? ये निगेटिव था। व्यवसाय वर्ड प्राइमरी स्तर के लिए हमेशा निगेटिव होता है। चौथा देखिए, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। यहाँ पर औजार की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर विषय की बात नहीं की गई है। तो विषयों की तो शब्दावली से ये संदर्भ नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर औजार की बात की गई है, कोई सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। तो विषय वाला भी आपका गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। संपूर्ण पाठ्यचर्या कहने का मतलब कि जो टोटल करिकुलम है,
करिकुलम यानी कि जो कुछ भी आप गतिविधि कर रहे हैं या फिर दैनिक जीवन में जो कुछ भी आप देखते हैं उसमें एक तरीके से भाषा का प्रयोग किस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश से आप संबंधित हैं, तो वहाँ पे औजारों का नाम कुछ अलग बोला जाता होगा। यहाँ पर जिससे मिट्टी खोद करके हम लोग पौधा बोते हैं उसको खुरपी बोलते हैं, और अगर आप साउथ में जाएंगे तो उसी का दूसरा नाम हो सकता है। यानी कि प्रत्येक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अलग अलग औजारों के, सेम औजारों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का ये उदाहरण है कि किस प्रकार से बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, करिकुलम कर रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उस पर्टिकुलर औजार को किस नाम से पुकारा जाता है, ये एक तरीके से बच्चों को ज्ञान कराने का एक उदाहरण है। और इस तरीके से अलग अलग पृष्ठभूमि से अगर बच्चे आए होंगे तो निश्चित तौर पर अलग अलग भाषाओं में उस पर्टिकुलर औजार को क्या कहा जाता है, इससे बच्चे बहुभाषिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक ही कक्षा में सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों की भाषा को महत्व देने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का ये पॉजिटिव था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या मतलब है बताओ। यह कक्षा में टीचर के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, और यहां पर जो रेखांकित शब्द है इसका मतलब पूछा गया टीचर के द्वारा। अब सीटेट की परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह प्रश्न क्या प्रदर्शित करता है या फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। देखिए प्रश्न कठिन है या फिर आसान है इससे मतलब नहीं होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करनी है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या आप ये तय करेंगे एज ए टीचर कि प्रश्न कठिन है, मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा, या फिर प्रश्न बहुत आसान है, आपको उत्तर नहीं दूंगा। देखिए हो सकता है कि कक्षा में अलग अलग मानसिक स्थिति के बालक हैं, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है। तो एक प्रश्न किसी को बहुत कठिन लग सकता है और दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बालक को वही प्रश्न बहुत आसान लगता है। तो आप ये तय नहीं करेंगे कि प्रश्न कठिन है या फिर आसान है, बल्कि ये बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार तय होता है कि प्रश्न उसके मानसिक स्तर के अनुसार कठिन है या फिर सरल है। तो यहां पर एज ए टीचर आपको तय नहीं करना है कि प्रश्न कठिन है या फिर आसान है। तो ये दोनों तो निगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप बीएड बीटीसी करके सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको ध्यान में रख करके ये प्रश्न पूछा गया है। यानी कि आप तय नहीं करेंगे कि प्रश्न कठिन है या फिर आसान है, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों गलत हो गया। चौथा देखिए, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। भाषा ज्ञान की अगर बात करें तो देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार का कोई भी अभिव्यक्ति नहीं किया गया है बालक के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा, कोई भी अभिव्यक्ति के बारे में नहीं पूछा गया। इस वजह से भाषा ज्ञान को महत्व देने वाला विकल्प आपका निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। जैसे कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, अगर मैं यही केवल बोलूं कि कतई का क्या मतलब है तो आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कतई अपने आप में यूनिक, इसका कुछ खास सेंस नहीं निकलेगा। अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब क्या है? बिल्कुल। तो आप इस पूरे वाक्य के आधार पर इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं, यानी कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में इस शब्दावली का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। तो पहले विकल्प की अगर बात करें तो पहला दिया गया हमारे देश की साहित्यिक विविधता हमारा एक भाषाई चुनौती है, बल्कि चुनौती नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि हमारे देश में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो बहुभाषिकता है, उसको एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक संसाधन के रूप में देखता है, ना कि चुनौती के रूप में, ठीक है। तो पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषाई विस्तार है, तो ये विस्तार भी नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत हो गया। और ये हथियार भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हमारे देश की जो भाषिक विविधता है, यानी कि कई भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाओं की जो विविधता है वो हमारी एक भाषाई संबल है। संबल एक तरीके से रिसोर्स के सेंस में, कि मतलब हमें ताकत प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्लियर शब्दों में यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, मदर टंग में। तो ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को
क्या बनाती है? तो ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प की बात करें तो कह रहा है जटिल बनाती है, जो कि विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा ना कि आप अलग अलग तरीके से बच्चों को बता रहे हैं। तो वो जटिल कहाँ हुआ? वो तो बच्चों के लिए आसान हो गया। तो चौथा विकल्प जटिल कह रहा है, विरोधाभास था, आपका उत्तर नहीं होगा। अब देखिए, पहले दूसरे विकल्प में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जब अलग अलग तरीके के शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों के लिए सरल होगा। तो आपको लग रहा होगा कि सरल उत्तर हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी होगा, यानी रोचक भी होगा। तो ये दोनों आपको लग सकता है कि ये दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों पर स्टार लगा रहा हूं। आगे आपको पता चलेगा क्यों। चौथा तो आपका गलत हो गया, एक ही विकल्प बचा। देखिए ऑप्शन नंबर 3, समावेशी। समावेशी का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में चाहे शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हो, जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, या फिर किसी भी अधिगम विकार जैसे कि डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया से जूझ रहे बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, या फिर बहुत कमजोर बालक हो, सबको एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है समावेशी शिक्षा में। यानी कि जो अलग अलग यूनिक बालक हैं, जो एक तरीके से प्रतिभाशाली बालक है, या फिर जो शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक है जैसे कि श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित, उनके लिए अलग अलग आवश्यकता की जरूरत है। जो देख नहीं सकता, जो दृष्टि बाधित है, उसके लिए जाहिर सी बात है ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और जो सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल इफेक्ट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की, यानी कि जैसे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सभी बच्चों को एक तरीके से समावेशी बनाया जा रहा है, यानी सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है, क्योंकि कक्षा में अलग अलग तरीके के बालक हैं और सबकी जरूरत अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, और उनके आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो ये यहां पर समावेशी ज्यादा ब्रॉड सेंस है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब पहला और जो दूसरा विकल्प था, देखिए जब बच्चा एक तरीके से उसके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो वह बच्चा उसमें रुचि लेगा, यानी कि वह उसके लिए रोचक हो गया। और जब बच्चा किसी चीज़ में रुचि लेता है तो वह उसमें कठिनाई का सामना नहीं करता है, यानी वो चीज़ उसके लिए सरल हो जाती है। तो रोचक और जो सरल है, ये पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। यानी कि समावेशी आप कैसे बना रहे हैं? समावेशी उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके बना रहे हैं, और जब आप उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें समझना उसके लिए आसान हो जाएंगी, और जब आसान होंगी तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगेगा। यानी कि सरल और रुचि पहले से ऑप्शन नंबर 3 समावेशी में इंक्लूडेड था, इस वजह से पहला और जो दूसरा विकल्प था ये अब संकुचित हो गया, और ऑप्शन नंबर 3 समावेशी ब्रॉड सेंस में हो गया। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 समावेशी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का सर्वाधिक गुंजाइश है? तो जिसमें बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा हो, कुछ बोलने का मौका मिल रहा हो, कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा हो, उसी में ही मौखिक अभिव्यक्ति विकास सर्वाधिक हो सकता है। तो पहले विकल्प से बात करेंगे। देखिए जीवनी कहा गया है। जीवनी क्या होता है? लिखा जाता है, तो ये तो लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। आत्मकथा भी लिखा जाता है, ये भी लिखित अभिव्यक्ति है। डायरी भी लिखा जाता है, ये भी लिखित अभिव्यक्ति है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, एकांकी की, तो एकांकी जो होता है वो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। और नाटक क्या होता है? ये नाटक अभिनय का माध्यम है, यानी अभिनय आप जब कर रहे होंगे, एक्टिंग कर रहे होंगे नाटक में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होंगे, और इसी में मौखिक अभिव्यक्ति के सर्वाधिक विकास का गुंजाइश है। ऑप्शन नंबर 4 एकांकी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाता है? सबसे पहले उनको सीधी रेखा, आड़ी, तिरछी रेखा, इस प्रकार से रेखा खींचना सिखाया जाता है। इसी प्रकार से उनको गोला बनाना सिखाया जाता है पहले, फिर अर्धगोला बनाना सिखाया जाता है, फिर इसी प्रकार से ये इस प्रकार से वक्र बनाना सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद से बच्चा धीरे धीरे क ख ग घ यानी कि जो वर्ण है उसको लिखना सीखता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये चित्र के पार्ट हैं। ये देखिए, ये अर्धगोला हो गया, ये वक्र हो गया, ये सब क्या है? ये चित्र के पार्ट हैं। ये वृत्त हो गया, गोला हो गया, ये सभी, और ये रेखा हो गया। तो ये सभी रेखा और चित्र के पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रेखांकन और चित्रांकन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को क्या करने का अवसर देता है। तो जब बच्चों से प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, तो इसमें बच्चा अपनी आसपास की नदियों के किनारे जो कुछ भी देखा होगा कि नदी के किनारे कभी कभी मेला लगता है, वहाँ पर लोग मछली भी मारते हैं, ये सब चीज़ें वो देखा होगा। यानी कि ये क्या है? जो उसने परिवेश में देखा है वो उसका अनुभव है। और
प्रश्न के माध्यम से वह टीचर उस बच्चे के अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि बच्चा इसे क्या करेगा, बच्चा अपने अनुभव को साझा करने का अवसर प्राप्त कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने और समझने के लिए, साथ ही साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।